साल था 1972, दिसंबर का महीना और दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी के घर का माहौल बहुत गर्म था और इसके पीछे का रीजन था भारत के ईस्ट में हो रहे कुछ इवेंट्स। जस्ट एक साल पहले भारत ने अपने ईस्ट में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन फिर से ईस्ट इंडिया से आ रही कुछ खबरें इंदिरा गांधी को परेशान कर रही थी। इसीलिए आधी रात को ही इंदिरा गांधी ने रॉ के चीफ रामेश्वर नाथ गाव को अपने घर बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा, कैन यू डू समथिंग अबाउट सिक्किम? मतलब सिक्किम को लेके तुम कुछ कर सकते हो? और इस सवाल के बाद रॉ का ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट होता है जहां बिना एक गोली चलाए, बिना जंग हुए, जस्ट 3 सालों में भारत एक आजाद देश को अपने में मिला लेता है। यह ऑपरेशन इतना बड़ा और इतना बेहतरीन था कि CIA, चाइना इसे बस देखते रह गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इंडिया ने CIA और चाइना की नाक के नीचे से सिक्किम को अपना हिस्सा बना लिया। ये कहानी है रॉ की। रॉ ने कैसे सिक्किम की 2 पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में लड़ाया, कैसे इलेक्शन का फायदा उठाया और कैसे डेमोक्रेसी के थ्रू सिक्किम के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि इंडिया का हिस्सा बनने में ही उनकी सबसे बड़ी भलाई है। ये कहानी है सिक्किम की कि वो कैसे भारत का 22nd स्टेट बना। हिस्टोरिकली सिक्किम में सबसे पहले लेप्चा कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन फिर 17th सेंचुरी में तिब्बत में एक सिविल वॉर होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तिब्बत से सिक्किम आ जाते हैं और इन्हीं लोगों से भूटिया कम्युनिटी का स्टार्ट हुआ। 1642 में 3 बड़े बुद्धिस्ट लामा ने एक छोटे से गांव योक्सम के पास फुनसुम नामग्याल नाम के एक आदमी को राजा बनाया। सिक्किम के राजा को चौग्याल बोलते हैं। चौग्याल वर्ड का मतलब ही है धर्मराज। 1642 से 1975 तक सिक्किम में चौग्याल का राज था और इन 333 सालों में सिक्किम को नेपाल और भूटान से काफी अटैक सहन करने पड़े। नेपाल ने तो लगभग 40 साल तक सिक्किम को अपने कंट्रोल में रखा था। इसी टाइम में करीब 2 लाख नेपाली बोलने वाले लोग नेपाल से सिक्किम में आकर बस गए और यही नेपाली बोलने वाले लोग आगे जाकर सिक्किम की हिस्ट्री चेंज करेंगे। लेकिन इसके बारे में चर्चा हम स्टोरी में बाद में करते हैं। सिक्किम के चौग्याल्स ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर नेपाल पर वॉर किया। इसी से 1814 का पहला एंग्लो नेपालीज वॉर शुरू हुआ, लेकिन वॉर में नेपाल हार गया। फिर 1870 में ट्रीटी ऑफ तितालिया साइन होती है। फिर 1861 में सिक्किम और ब्रिटिश राज के बीच में ट्रीटी ऑफ तमलोंग साइन होती है, जिसमें चौग्याल्स को अपना किंगडम वापस मिल जाता है। इस ट्रीटी ने सिक्किम को ब्रिटिश राज का प्रोटेक्टोरेट बना दिया। प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है कि किसी देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दूसरे देश पर है। एंड सिक्किम को ब्रिटिश राज का हिस्सा ना बनाने के पीछे ब्रिटिशर्स की एक बहुत स्मार्ट थिंकिंग थी। वो सिक्किम को चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे। इसी ट्रीटी के बाद चौग्याल्स ने ब्रिटिश राज को दार्जिलिंग भी दे दिया। जब इंडिया 1947 में ब्रिटिश राज से आजाद हुआ तो इंडिया के अदर प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया, लेकिन सिक्किम के चौग्याल्स ने इंडिया को ऑफिशियली ज्वाइन करने से मना कर दिया। उन्होंने अगेन सेम फिलॉसफी पर इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बनने का डिसीजन लिया। दैट्स व्हाई 1950 में इंडिया और सिक्किम के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके बाद सिक्किम का डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन को इंडिया कंट्रोल करता था, लेकिन सिक्किम का इंटरनल मैटर के लिए चौग्याल्स रिस्पॉन्सिबल थे। अब भारत की आजादी पूरे एशिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था। एशिया की हर जगह पर इसका इफेक्ट पड़ रहा था, तो सिक्किम भी इससे बचा हुआ नहीं था। अब तुम्हें याद होगा कि नेपाली राज के टाइम पर सिक्किम में करीब 2 लाख नेपाली बोलने वाले लोग नेपाल से आकर सिक्किम में बस गए थे। 1947 में इन लोगों की पॉपुलेशन 75% ऑफ टोटल सिक्किम पॉपुलेशन थी। बाकी 25% पॉपुलेशन में लेप्चा और भूटिया कम्युनिटी थी। भूटिया कम्युनिटी से सिक्किम के चौग्याल्स आते थे और लेप्चा कम्युनिटी सिक्किम की ओल्डेस्ट कम्युनिटी थी, तो इनको इलाइट माना जाता था। अब सिक्किम में नेपाली लोग तो ये चाहते थे कि चौग्याल्स को हटा के डेमोक्रेसी आए और सिक्किम इंडिया का पार्ट बन जाए, लेकिन भूटिया और लेप्चा कम्युनिटी चाहते थे कि सिक्किम में चौग्याल्स का ही राज चलता रहे। इसीलिए 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंस्पायर होके सिक्किम स्टेट कांग्रेस पार्टी बनी और इसके मेन सपोर्टर्स थे नेपाली बोलने वाले लोग। अब इसके रिस्पॉन्स में 1950 में सिक्किम नेशनल पार्टी का जन्म हुआ और इस
इस पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग लेप्चा और भूटिया कम्युनिटी से आते थे। फिर 1953 में चौग्याल ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया। सिक्किम काउंसिल बनाई गई जिसमें 18 मेंबर्स थे। 6 मेंबर नेपाली बोलने वाले, 6 मेंबर्स लेप्चा और भूटिया कम्युनिटी से एंड 6 मेंबर्स जो खुद चौग्याल अपॉइंट करेगा। 1953 में पहला इलेक्शन हुआ। सिक्किम स्टेट कांग्रेस एंड सिक्किम नेशनल पार्टी दोनों को 6-6 सीटें मिली और यहीं से स्टार्ट होता है चौग्याल का डाउनफॉल। सिक्किम स्टेट कांग्रेस ने कहा कि भूटिया और लेप्चा कम्युनिटी के 1 वोट की पावर नेपाली कम्युनिटी के 6 वोट के बराबर है, लेकिन बाकियों की डिमांड थी कि 1 पर्सन 1 वोट, मतलब हर एक आदमी के वोट की पावर बराबर हो। अब सिक्किम में चौग्याल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट और प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसी टाइम सिक्किम के राजकुमार पाल्देन नामग्याल की मुलाकात 1959 में एक अमेरिकन टूरिस्ट होप कुक से होती है। 1963 में दोनों की शादी हो जाती है और होप कुक सिक्किम की रानी बन जाती हैं। अब सुनने में तो ये तुम्हें एक रोमांटिक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग लग रही होगी, लेकिन रियल दुनिया में इसका कुछ और ही इफेक्ट चल रहा था। 1962 में इंडिया और चाइना के वॉर में जब इंडिया हारा तो इंडिया की सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू सिक्किम को लेकर बदल गया। भारत के लिए सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट से ज्यादा अपना हिस्सा बनाने की जरूरत पैदा हो गई, क्योंकि सिक्किम के नॉर्थ में है चाइना और अगर सिक्किम और चाइना के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो चाइना चिकन नेक तक पहुंच जाएगा और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करने का काम बस कुछ मिनटों या घंटों का रह जाएगा। 1962 और 63 में कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। यूएसएसआर दुनिया की दूसरी सुपर पावर थी। इंडिया और चाइना दोनों ही यूएसएसआर के क्लोज फ्रेंड थे। उधर वियतनाम में यूएस एंड यूएसएसआर का एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। ठीक उसी टाइम अमेरिकन टूरिस्ट का सिक्किम की रानी बनना इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी को बहुत अजीब लगा। इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये महसूस हुआ कि होप कुक एक CIA एजेंट है और उन्हें सिक्किम में इसलिए प्लांट किया गया है ताकि यूएस सिक्किम को अपना बेस बना सके और बेस बनाने के बाद इंडिया, चाइना एंड यूएसएसआर तीनों पर अपनी नजर बनाए रखे। अब जल्दी ही हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को इस बात का प्रूफ भी मिल गया। 1967 में सिक्किम की रानी होप कुक ने अचानक से ये कहना शुरू कर दिया कि दार्जिलिंग सिक्किम का हिस्सा है और इंडिया को उसे लौटा देना चाहिए। मतलब होप कुक ने सीधा इंडिया की सोवरेनिटी पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही होप कुक सिक्किम की पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगी। इनफैक्ट चौग्याल अपनी रानी से पूछे बिना कोई डिसीजन तक नहीं लेता था। चौग्याल और उसकी रानी दोनों ही सिक्किम को इंडिया से अलग एक आइडेंटिटी देने की कोशिश में लग गए। एंड फाइनली 1971 में चौग्याल्स ने अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। वो चाहते थे कि 1950 में जो ट्रीटी इंडिया और सिक्किम ने साइन की है उसे रीनेगोशिएट किया जाए और सिक्किम को ज्यादा पावर मिले। 1972 तक आते आते चेस का गेम पूरी तरीके से बिक चुका था। मोहरे तैयार हो चुके थे, बस इंतजार था तो रॉ के फाइनल प्लान का। पीएम इंदिरा गांधी से ऑर्डर मिलते ही रॉ के चीफ रामेश्वर नाथ काउ ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए ये सब इतना नॉर्मल होना चाहिए कि दुनिया में हर किसी को लगे कि ये बहुत नॉर्मल है और सिक्किम के लोग खुद भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसीलिए इसमें एक भी गोली नहीं चल सकती। काउ ने रॉ ईस्टर्न जोन के हेड PN बनर्जी को एक डिटेल्ड प्लान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। 15 दिन में प्लान बनकर तैयार भी हो गया और इस प्लान को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला, चौग्याल की ऑपोजिशन के साथ दोस्ती बनाई जाए। उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज को पैसे से लेके इंफॉर्मेशन तक हर किसी चीज का सपोर्ट देना। फिर इन ऑपोजिशन पार्टीज को पावर में लाना और लास्ट में सिक्किम की सरकार से ही अपील करवाना कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। समझ रहे हो कितना डिटेल्ड प्लान है। 1972 तक सिक्किम का ऑपोजिशन बटा हुआ था, लेकिन रॉ इन पार्टी के लीडर से मिलती है और इनको यूनाइट करती है। बस फिर उसके बाद प्रोटेस्ट और जोर पकड़ने लग गए। जनवरी 1973 में सिक्किम स्टेट काउंसिल का इलेक्शन होता है। इस बार इलेक्शन 18 सीटों पर होता है। ऑपोजिशन को 7 सीटें मिलती हैं, लेकिन चौग्याल के सपोर्टर सिक्किम नेशनल पार्टी को 11 सीट मिलती हैं। लेकिन एक सीट के रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये आपको रिलेटेबल लगेगा। सिक्किम नेशनल कांग्रेस और सिक्किम जनता कांग्रेस का कहना था कि सिक्किम नेशनल पार्टी ने वोटों की चोरी की है। और आप रिसेंटली ये कहाँ सुन रहे हो? अब हमारी रॉ ने भी क्या किया, इलेक्शन में धांधली की न्यूज को मीडिया के थ्रू बहुत फैलाया। इसी बीच सिक्किम जनता कांग्रेस के लीडर केसी प्रधान को मार्च में अरेस्ट कर लिया गया। चौग्याल के खिलाफ प्रोटेस्ट सिक्किम में आग की तरह फैल रहा था। लोग सड़कों पर आ गए थे। प्रोटेस्ट
यूएस को काबू करना चौग्याल के बस की बात नहीं थी और इसीलिए ना चाहते हुए भी चौग्याल ने भारत की मदद ली। अब भारत और रॉ इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। भारत ने बहुत ही जल्दी प्रोटेस्ट पर काबू कर लिया और मई 1973 में सिक्किम के साथ एक नया अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट में 3 पार्टी थी, एक भारत सरकार, एक चौग्याल और तीसरी सिक्किम की सारी पॉलिटिकल पार्टीज। अग्रीमेंट के हिसाब से सिक्किम में विधानसभा बनेगी, फिर से इलेक्शन होगा और इस बार इलेक्शन में सीट्स होंगी 32। सिक्किम का इलेक्शन सिक्किम की सरकार नहीं बल्कि भारत की इलेक्शन कमीशन करवाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिक्किम की सरकार को चलाने के लिए भारत से एक चीफ एग्जीक्यूटिव भेजा जाएगा। इसके बाद ही रॉ का प्लान 3rd फेज में आ गया था, बिकॉज इस एग्रीमेंट के बाद लगभग चौग्याल के राज को खत्म कर दिया गया था। सरकार चलाने की पावर तो उनके पास बची नहीं थी, वो बस नाम के चौग्याल रह गए थे। सिक्किम में इलेक्शन की तैयारी फिर से शुरू हुई। रॉ की मदद से ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो गईं और जमकर कैंपेनिंग करी। लोगों को भरोसा दिलाया कि डेमोक्रेसी चौग्याल के राज से बहुत ज्यादा बेहतर है और सिक्किम को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये सब डेमोक्रेटिकली एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। अप्रैल 1974 में इलेक्शंस हुए और इस बार इलेक्शंस का रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला था। सिक्किम नेशनल कांग्रेस को 32 में से 31 सीटें मिली और सिक्किम नेशनल पार्टी को बस 1 सीट। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी लेंडोप दोरजी को सिक्किम का पहला चीफ मिनिस्टर बनाया गया। दोरजी सिक्किम के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सीएम बने। यहाँ तक रॉ के प्लान का 3rd फेज पूरा हो चुका था। अब बस फाइनल फेज बचा था और वो था सिक्किम को फॉर्मली भारत का हिस्सा बना देना। और यही खूबसूरत थी इस पूरे ऑपरेशन की। रिसेंट टाइम्स में आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे जिनसे सरकारें बदली जाती हैं, बट रॉ के ऑपरेशन में ऐसा कुछ नहीं था। रॉ का ऑपरेशन इतना वेल प्लान्ड और डिटेल्ड था कि सिक्किम को भारत में मिलाने का फैसला किसी सरकार या सीएम से नहीं आया, ये सिक्किम के लोगों से ही आया और प्रॉपर वोटिंग के थ्रू आया। सीएम बनते ही लेंडोप दोरजी ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने का प्लान शुरू कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि एक रेफरेंडम लिया जाएगा। रेफरेंडम में बस एक ही सवाल होगा कि क्या सिक्किम को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए और जवाब सिर्फ हाँ या ना होगा। इस रेफरेंडम से आपको कुछ याद आया होगा, ऑपरेशन जनमत। चौग्याल ने पूरी कोशिश की इस जनमत को रोकने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये तक कहना है कि चौग्याल तिब्बत के रास्ते हथियार तक ले आया था और दोरजी की सरकार ने इंडियन आर्मी से मदद लेके इस प्लान को फॉइल किया था। 14 अप्रैल 1975 को जनमत हुआ। करीब 61,000 लोगों ने वोट दिए और 97.5% वोट्स यस थे। मतलब अब सिक्किम का भारत में जुड़ना डिसाइड हो गया था। फिर सिक्किम सरकार ने भारत सरकार को एक लेटर लिखा और उसमें ये रिक्वेस्ट की गई कि सिक्किम को भारत के पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बनाया जाए। उसके बाद अप्रैल 1975 में भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में 36th अमेंडमेंट पास किया और सिक्किम को 22nd स्टेट बनाया। साथ में आर्टिकल 371F भी ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अंदर सिक्किम को कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस मिले, जैसे कि नो इनकम टैक्स। इसीलिए सिक्किम आज भी इंडिया का वो अकेला स्टेट है जहां पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जनमत के बस 1 महीने बाद सिक्किम की रानी होप कुक यूएस वापस चली गई। उधर चौग्याल अपनी पावर खोने का दुख दारू की मदद से मिटा रहा था। 1980 में होप कुक और चौग्याल का डिवोर्स भी हो जाता है और 1982 में चौग्याल की न्यूयॉर्क में डेथ हो जाती है। तो इससे ये बात तो कंफर्म थी कि जनमत के 1 महीने बाद ही रानी वापस चली गई। तो वो रानी थी या एजेंट थी, ये अब आप खुद डिसाइड कर लेना। लेकिन सिक्किम आगे बढ़ता रहा। आज सिक्किम इंडिया के सबसे बढ़िया स्टेट्स में से एक है। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से तो इंडिया का सबसे अमीर स्टेट है। पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट भी बन गया और टूरिज्म के लिए भी बहुत फेमस है। रॉ ने इस पूरे ऑपरेशन को इतनी बखूबी एग्जीक्यूट किया कि दुनिया में कोई उंगली भी नहीं उठा पाया। यूएस यूएन ने कोई क्वेश्चन तक नहीं किया। सबको ऐसा लगा कि ये सब कुछ सिक्किम के लोगों के हिसाब से हुआ तो सिक्किम के लोगों के हिसाब से ही है, बस उनको डायरेक्शन दिखाने का काम किसी और ने करा। लेकिन इंडिया की हर स्टोरी में 2 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका ओपिनियन पूरी दुनिया से हटकर होता है और ये 2 कैरेक्टर हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सिक्किम के मुद्दे को जम्मू और कश्मीर से जोड़ दिया और चाइना ने तो सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। 2003 तक चाइना अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पर चिपका रहा, लेकिन फिर 2003 में चाइना ने ऑफिशियली सिक्किम को इंडिया का हिस्सा मान लिया। तो ये स्टोरी थी सिक्किम को भारत में मिलाने की। बिना किसी वॉर या एक भी गोली चलाए रॉ ने एक आजाद देश को भारत में जोड़ दिया। ये रॉ बनने के बाद सिर्फ 7 साल में दूसरा मेजर ऑपरेशन था। पहला ऑपरेशन था जब रॉ के बनने के बाद जस्ट 3 साल में रॉ ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स में टॉपिक सजेस्ट करना मत भूलना। जय हिंद।